हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं। निरंजन जी, 11 साल जिसे मोदी सरकार बेमिसाल बता रही है, उस पर विपक्ष लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखिए चारुल जी, ऐसा है, जो राजनीति होती है 6 मात्रा की, यानी कि दूसरी भाषा में कहूं तो इसको आप यूं समझिए कि समझाने का और भरमाने का, इसी चीज का नाम राजनीति होती है। कहीं ना कहीं आज सत्ता पक्ष जो है वो जनता को समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई हमने बहुत अभूतपूर्व काम किया है, पिछले 11 वर्षों के अंदर हमने ऐसा काम कर दिया कि ना भूतो ना भविष्य थी। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं ना कहीं जनता को भरमाने का काम कर रहा है कि 11 वर्षों के अंदर मोदी कार्यकाल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, देश के अंदर केवल विपदाएं, देश के अंदर केवल आपदाएं, और देश कई साल पीछे जा चुका है। लेकिन वास्तविकता अगर हम अपने नजरिए से, अपने विश्लेषण की बात करें तो चारुल जी, आपको इस चीज के अंदर समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार के अंदर कुछ चीजों के ऊपर तो काम हुआ है, ठीक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके धरातल से अगर आप देखेंगे तो धरातल से कट करके और ऊपर, जिसके हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि नींव की ईंट न डाल करके और कंगूरा केवल कंगूरा बना दिया गया, जिसके अनैच्छिक परिणाम आपको बहुत सारी जगह मिलते होंगे, आपने देखा होगा। और जिस तरीके से मोदी जी की जो नीतियां हैं, थोड़ा सा इन चीजों के अंदर मुझे कई चीजों के अंदर मुझे उनसे असहमति है। वो इसलिए क्योंकि वो बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी, उनकी सरकार बिना किसी जो पक्षकार है या यूं कहें कि जो प्रभावित पक्ष है उसको जाने बिना कोई भी चीज लेकर के आ जाती है, जिसका दुष्परिणाम फिर आपको उस पक्ष के ऊपर नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कृषि बिल लेकर के आए थे, किसानों को विश्वास में नहीं लिया, उसका परिणाम हुआ कि 1.5 वर्ष किसान सड़कों पे बैठे रहे, उसके बाद में उनको वापस लेना पड़ा। इससे पहले अगर बात करेंगे जीएसटी का कानून लेके आए, तो जीएसटी के कानून को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया, मैं बात कर रहा हूं तत्कालीन वित्त सचिव हसमुख अढ़िया की, जिन्होंने स्वयं टेलीविजन के ऊपर एक बात कहते हुए मैंने सुना था कि इस देश की जनता ऐसी है, उसको अगर पानी में धक्का दे दिया जाए तो वो अपने आप तैरना सीख जाती है। क्योंकि एंकर ने उनसे एक प्रश्न किया था कि ना अभी इस चीज के लिए सरकार तैयार है, ना अभी इस चीज के लिए सिस्टम तैयार है, ना अभी इस चीज के लिए आपके जीएसटी के लिए आपके पास पोर्टल तैयार है, ना अभी यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं, जीएसटी कानून को। और आप इसको 1 जुलाई 2017 से लागू करने के ऊपर आप जिद के ऊपर आमादा हैं। तब उन्होंने ये बात कही थी। तो कदाचित जब ऐसी सोच के व्यक्ति या ऐसी सोच के साथ कोई काम किया जाता है तो उसका परिणाम ये आता है कि जो उससे जो पक्ष प्रभावित होता है वो कहीं ना कहीं आपकी समझिए रसातल में जाता है। उसी का परिणाम है कि आज अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, कई जगह ठीक है, कई जगह ये चीज हुई है, लेकिन वास्तविक धरातल पे ये इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि आज जो काम उनको मेक इन इंडिया के लिए करना चाहिए, जो काम उनको एमएसएमई के लिए करना चाहिए, एक्चुअल में वो धरातल के तो ऊपर वो हो ही नहीं रहे। तो योजनाएं आती हैं, चाहे मुद्रा योजना या फलाना योजना या ढिमकाना योजना, लेकिन वो इस चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं देखते कि वो सही अपेक्षित लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उसका परिणाम ये है कि आज हमारा जो इंपोर्ट है या यूं कहें कि आज जो हमारा आयात है वो कहीं ना कहीं कई गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आप विदेशी सामानों को अब उनसे अपना पल्ला झाड़िए, आप स्वदेशी सामानों पे आइए, लेकिन वास्तव में ना तो वो गुणवत्ता है, ना वो भाव है, यानी कि उसकी वो मूल्य है कि यहाँ का जो भारत का जो सामान है वो कहीं ना कहीं चाइनीज सामान को रेट्स के अंदर या भाव के अंदर या मूल्य के अंदर उसको टक्कर दे सके। आपको अगर ये चीज करनी है तो आपको सबसे पहले, मेरा एक सुझाव आपके टेलीविजन के माध्यम से कि सरकारों को, कि आप इस चीज के लिए फील्डिंग बिछाइए, नींव डालिए। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो मध्यम और लघु स्मॉल इकाइयां हैं, एक चीज मैं समझना चाहूंगी निरंजन जी कि जैसे हम जब बात आत्मनिर्भरता की करते हैं, इसके लिए हथियारों के सेक्टर में देखें तो किस तरह से 26 जनवरी पर जो सारे हथियार दिखाए जाते हैं, वो ये भी ऑपरेशन सिंदूर की तरफ अगर हम देखें तो ये तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ शोकेस के लिए नहीं होते हैं, वो काम किस तरह करते हैं और जब वो चलाए जाते हैं तो दुश्मन देश घुटने पर आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के कुछ ऐसे सवाल रहे जिसने लगातार उन्हें मजबूर किया कि वो विरोध अपना दर्ज कराते रहे।
ऐसा चारू जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हम बात तो करते हैं स्वदेशी हथियार या स्वदेशी निर्माण के करे हुए आयुध हमने इस्तेमाल किए, लेकिन आपने कभी इस गंभीरता में या इस गहराई में आप गए हैं उन स्वदेशी हथियारों के अंदर भारत का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जड़ से मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? केवल आप कहीं बाहर से अलग अलग पार्ट ला करके भारत में उसको असेंबल कर देंगे, उसको अगर आप भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो मैं सहमत नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि उस जो भी आप भारत के अंदर बना रहे हैं उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अगर भारत में बनती है, जिस तरीके से आज सरकार कहती है कि जब हम सरकार में आए तो एक भी मोबाइल स्वदेशी मोबाइल निर्माता कंपनी नहीं थी। आज भारत में 23 मोबाइल निर्माता कंपनियां, भाई कहां निर्माता कंपनियां? अगर सैमसंग की बात करें, मैं सैमसंग का उदाहरण देता हूं कि सैमसंग जो अगर आप देखेंगे तो चाइना से पार्ट मंगाता है और यहाँ पे जो दादरी प्लांट है उसके अंदर आकर उसकी असेंबलिंग होती है। तो अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो आज अखबारों की जो सुर्खियां हैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भारत की जो कार निर्माता कंपनियां है उनके इस टाइम दिमाग के अंदर पसीना आया हुआ है, क्योंकि चाइना ने जो रियर अर्थ मेटल है यानी कि जो मैग्नेट जो उसके अंदर लगती है ईवी वगैरह के अंदर, वो चाइना ने कहीं ना कहीं भारत को देने से इनकार कर दिया है, यानी कि उसको टाइट कर दिया। तो आज भारत की जो कार निर्माता कंपनियां वो छटपटा रही है कि अब हमारी प्रोडक्शन कैसे हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसको आप स्वदेशी या आत्मनिर्भरता नहीं कह सकते। अगर कोई पार्ट, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे जी लौटूंगी आपके पास। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निरंजन जी जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ, देखिए सारून जी, ऐसा है कि जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि एक जानवर होता है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, तो मैं भी एक पुरानी कहावत कह देता हूँ कि श्रावण के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। जिस तरीके से अगर ये चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप चंगेजी टैक्स लगाइए, सावन की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिस तरह आपने चंगेजी टैक्स लगाया है, जो 5% सेल्स टैक्स हुआ करता था उसकी जगह आज आपने 28% जीएसटी लगा दिया। जब यूपीए की सरकार थी तो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जो है वो $136 पर बैरल था, तब भारत के अंदर पेट्रोल 54 रुपए लीटर बिक रहा था। आज की स्थिति यह है कि जब क्रूड ऑयल $62 पर बैरल है तो भारत के अंदर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। तो और जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं, देखिए सीधी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार जिस तरीके से आज की तारीख में रेलवे की बात कर रहे हैं तो कैंसिलेशन फीस आपको पता है कितनी? पहले एक टिकट कैंसिल होने पे 20 रुपए 30 रुपए कटते थे, आज सरकार 300 साढ़े 300 रुपए काट रही है एक टिकट कैंसिल होने के ऊपर। आप पहले 2 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करती थी, आज सरकार 50 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट ले रही है। तो यानी कहने का मतलब अब सरकार जिस तरीके से, और निर्मला सीतारमण जी तो इस सरकार की वित्त मंत्री, आप ये समझ लीजिए टैक्स मंत्री है। मैं कह रहा हूँ अब लोगों की जेब में हाथ डाल करके पैसा निकालना बाकी। वो तो जब भी बजट पेश करती है तो उनके पति उसका विरोध कर देते। बहुत छोटा